तभी उनकी माँ भी वहाँ आ जाती है। ओफो, तू क्यों हर वक्त उस बेचारी के पीछे पड़ी रहती है? वो तेरी बड़ी बहन है। बहन माई फुट। सौम्या गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसकी बुरी भली बातों से कजरी के दिल को ठेस पहुँचती है और वो रोने लगती है। माँ, हम दोनों बहनें हैं, फिर भी हम दोनों बहनों में इतना फर्क क्यों है? बचपन से लेकर आज तक सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझसे यही सवाल पूछते हैं। काला गोरा रंग तो कुदरत की देन है बेटी, ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। और तेरा रंग काला है तो तू इस बात को लेकर इतना बुरा क्यों मानती है? और हमारे प्रभु राम और कृष्ण कन्हैया का रंग भी तो सांवला था, फिर भी हम सब उनको कितना प्यार करते हैं। माँ, वो भगवान है और मैं इंसान हूँ। धरती पर आज भी ये दुनिया मुझ जैसे काले लोगों को काली कहकर ही बुलाती है। तू चिंता मत कर बेटी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। चल अब चुप हो जा और चलकर खाना खा ले। ऐसे ही समय बीतता है और कुछ समय बाद एक अच्छे परिवार से उसके लिए अशोक नाम के लड़के का रिश्ता आता है और उनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी कर कजरी अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ उसकी सास उसकी आरती उतारते हुए कहती है, वाह नैन नक्श कितने खूबसूरत है, मेरी बहू को नजर ना लगे। सच में हमारी भाभी कितनी प्यारी है। ये तुम्हें सुंदर लग रही है? भले इसके नैन नक्श ठीक है, लेकिन इसका रंग तो एकदम काला है। इसे तूने क्या बिना चश्मा लगाए पसंद किया था सुलोचना? अरे कम से कम अपनी तीनों बेटियों को ही देख लेती, कितनी गोरी है ये। अरे बड़बोली, तेरा नाम किसी ने बिल्कुल ठीक रखा है। बोलने से पहले कुछ नहीं सोचती, और रंग रूप इतना मायने नहीं रखता। इंसान के कर्म, गुण और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। अब अपने आप को ही देख ले, तू भले ही तेरा रंग गोरा है, लेकिन तेरी जुबान कितनी काली है। ऐ शकुंतला, अब तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तू सबके सामने ऐसे मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती। अरे ताई, क्यों गुस्सा हो रही हो? अब जिस काम के लिए आई हो वो करो और फिर जाओ यहाँ से, हमें और भी रस्में करनी है। हाँ, ठीक है, जीती रहो बहू। बड़बोली ताई गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ये सब सोचकर कजरी को घबराहट होने लगती है। बहू, तू किस सोच में पड़ गई? अरे इसकी तो आदत है ये सब बोलने की। तू ये सब छोड़ और अब अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। हाँ भाभी, आप दोनों अपने कमरे में जाइए, मैं आपके और भैया के लिए जूस लेकर आती हूँ। अगली सुबह कजरी जल्दी उठकर नहाकर पूजा पाठ करती है, फिर अपनी पहली रसोई बनाने के लिए रसोई में जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास और नंदे खुशबू सूंघकर रसोई में आती हैं। वाह, कितनी अच्छी महक आ रही है रसोई से। क्या बन रहा है बहू? सच में भाभी, मैं तो खुद पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। क्या बनाया आपने? मैंने अपनी तीनों नंदों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया है, मटर पनीर, दाल मखनी, पनीर। वाह भाभी, आपको तो सचमुच में हमारी पसंद का पता है। हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे भैया से पहले ही तुम सबकी पसंद जान ली थी। वाह भाभी, अब कितनी अच्छी हो। बहू, तूने तो पहली रसोई में ही अपनी तीनों नंदों का दिल जीत लिया, लेकिन क्या मेरी पसंद का भी तूने मेरे लिए कुछ बनाया है या नहीं? ऐसा भला कैसे हो सकता है माँ जी? ये देखिए, मैंने आपकी पसंद की पाव भाजी भी आपके लिए बनाई है। वाह बहू, तू तो सबका बहुत ध्यान रखती है। वाह, अब जल्दी से परोस कर ले आ। कुछ देर बाद वो सबको डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है, लेकिन एक दो सब्जियों में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया था। भाभी ने मटर पनीर में नमक थोड़ा ज्यादा कर दिया। मेरी तो जुबान जल रही है। कोई बात नहीं, हम सब चुपचाप से खा लेती हैं। वैसे भी भाभी ने कितने प्यार से हमारे लिए बनाया। हाँ, अगर उनको पता चलेगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। वो तीनों नंदे अपने हिस्से का खाना चुपचाप खा लेती हैं, लेकिन सुलोचना सिर्फ अपने हिस्से की पाव भाजी ही खाती है, जिसमें नमक एकदम ठीक होता है। फिर सुलोचना कजरी को भी साथ में बैठकर खाने के लिए कहती है। वाह बहू, कितना कमाल का खाना बनाया है तुमने। आजा, अब तू भी हमारे साथ खाने बैठ जा। रोशनी दीदी, वो जरा मुझे भी वो मटर पनीर दीजिए ना। नहीं भाभी, आप कुछ और खा लीजिए, ये तो हम ही खाएंगे। ओफो रोशनी, ये क्या बचपना है? तुम्हारा पसंदीदा है ठीक है, लेकिन इसमें से थोड़ा सा अपनी भाभी को भी दे दो ना। कजरी ने जैसे वो खाना खाया तो तेज नमक उसकी जुबान पर लगा और मन ही मन सोचने लगी, उफ, इसमें तो कितना नमक है, लेकिन फिर भी मेरी तीनों नंदों ने उफ तक नहीं की। आज अगर इनकी जगह मेरी सगी बहन सौम्या होती तो वो तो चिल्ला चिल्ला कर सारा घर सर पर उठा लेती और मेरी खूब बेइज्जती करती। तुम तीनों ने मुझसे कहा क्यों नहीं कि इसमें नमक इतना तेज है? भाभी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। हाँ, और इस वक्त अगर मुझसे ये नमक तेज हो जाता ना तो कितनी बार बोल देती। मैं कितनी खुश नसीब हूँ जो मुझे इतनी प्यार करने वाली नंदे मिली हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज कजरी पोछा लगा रही थी कि तभी किंजल फिसल जाती है। ओए माँ,
ओ सॉरी दीदी, मेरी वजह से आप गिर गई। मैंने सच में बुद्धू हूँ जो ठीक से काम पर ध्यान भी नहीं दे पाती। अरे इट्स ओके भाभी, मेरा ही ध्यान नहीं था, मैं ही फोन में घुसी हुई थी, तो ये तो होना ही था। मेरी ननद कितनी अच्छी है, और एक मेरी बहन है जिसने मुझे उस दिन गिरने पर कितना सुनाया था। अच्छा भाभी, अब जल्दी से काम खत्म करो, चलो हम भी तुम्हारी मदद करवा देते, फिर साथ में बैठकर वो फिल्म देखेंगे। हाँ, मैं तब तक पॉपकॉर्न बना देती हूँ। अपनी नंदों का ये प्यार देखकर कजरी को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक रोज रोशनी, भाभी मुझे अपनी सहेली की बर्थडे पार्टी में जाना है, आप मेरे कपड़े प्रेस कर देंगी? हाँ हाँ लाओ ना। कजरी रोशनी के कपड़े प्रेस करने लगती ही है कि प्रेस ज्यादा तेज गर्म होने की वजह से रोशनी की साड़ी जल जाती है। ये देख कजरी घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो रोशनी दीदी मुझे वैसे ही डांटेगी जैसे सौम्या डांटती थी। तभी रोशनी वहां आ जाती है। अरे इट्स ओके भाभी, आप घबरा क्यों रही हैं? हो जाता है कभी कभी, मैं कुछ और पहन लूंगी। अपनी ननद का व्यवहार देखकर कजरी को बहुत अच्छा लगता था। साथ ही उसे अपनी बहन के साथ की वो बात याद आती है जब गलती से ऐसे ही उससे अपनी बहन सौम्या के कपड़े जल गए थे और गुस्से में उसने उसे थप्पड़ मार दिया था। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। क्या हुआ भाभी? भाभी आप रो क्यों रही हैं? शादी से पहले जब मुझसे कुछ भी गलती हो जाती थी तो मेरी बहन मुझे बहुत ताने मारती थी, मेरे काले रंग को लेकर खूब बातें सुनाती थी, लेकिन एक तुम तीनों जो मेरी सगी बहनों से भी बढ़कर हो मेरे लिए, मुझसे कितनी भी गलती हो जाए मुझे कुछ नहीं कहती। हर किसी का दिल आपस में नहीं मिलता, और आप यूं समझ लो कि हम तीनों भी आपकी बहनें ही हैं। हाँ भाभी, आपको हम तीनों बहुत प्यार करती हैं। चुप करो, तुम तीनों ही क्यों, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। अपने ससुराल वालों का प्यार देखकर कजरी बहुत खुश हुई। आज फिर उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गम के नहीं बल्कि खुशी के थे। हर बार लड़के वालों की ना सुन के मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। अगर आज भी ये रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो फिर देख लेना। इस बार तू न कल्लो माई अपने थोबड़े पर पोत पोत कर मेकअप लगा ले, ताकि ये तेरी काली शक्ल उन लड़के वालों को नजर ही ना आए। अपनी माँ की ये बात सुनकर कजरी बहुत परेशान हो जाती है और वो शीशे में खुद को निहारते हुए कहती है, मेरी ये काली शक्ल, ये काला रंग किसी को आज तक पसंद नहीं आया, तो भला आज कौन सा पसंद आ जाएगी। कजरी अपना मन मार कर शीशे में तैयार होती है, लेकिन वो हर बार लोगों के ताने सुन सुन कर इतना परेशान हो चुकी थी कि वो अब खुद से अच्छे से तैयार भी नहीं हो पा रही थी। फिर वो थोड़ी सी क्रीम लगाकर और एक सिंपल सा सूट पहनकर ही लड़के वालों के सामने चली जाती है। लेकिन उसकी काली शक्ल देखते ही लड़के की माँ कहती है, अरे दैया, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोयले की खान चली आ रही हो। ना बाबा ना, मैं अपने बेटे की शादी इससे तो बिल्कुल ना करवाऊंगी। माफ करना बहन जी, लेकिन काले गोरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की नीयत और दिल साफ होना चाहिए, और मेरी बेटी का दिल बहुत ही अच्छा है, बहुत संस्कारी है। वो जिस घर में भी जाएगी वहाँ सब इसके गुण और संस्कार देखकर बहुत खुश होंगे। सुषमा की ये बात सुनकर कजरी को देखने आया हुआ लड़का सुमित कहता है, ना ना माँ, मैं तो बिल्कुल ना करूँ इस कलूटी से शादी। इसे तो मैं अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवा सकता, और संस्कार का क्या मैं अचार डालूंगा? ना ना, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कौन सा इस कलूटी की शादी तुझसे करवाऊंगी बेटा, अब चल यहाँ से। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। एक बार फिर सबके सामने अपना मजाक बनता देख कजरी से रहा नहीं जाता और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। मैं तो पहले ही जानती थी इस बार भी कल्लो किसी को पसंद नहीं आएगी। सुनिए जी, मैं तो अब खुद ही अपनी बेटी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। ना जाने हमारे परिवार में इतनी काली लड़की कहाँ से पैदा हो गई। मुझे तो तेरी ही नीयत में खोट लगता है। सच सच बता सुषमा, तूने कहाँ अपना मुंह काला करवाया था जो ये कल्लो जनी तूने? आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। ना जाने इस कल्लो की वजह से अभी मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। अब तो मुझे अपने बेटे अनिरुद्ध को फोन करना ही पड़ेगा, अब वो ही इस कल्लो का कोई हल निकालेगा। सुषमा अपने बेटे अनिरुद्ध को फोन करती है। अनिरुद्ध कनाडा में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। क्या हुआ माँ, तुमने इस वक्त फोन किया? तुम जानती हो ना मैं अभी ऑफिस में होता हूँ। अरे बेटा, तू खुद तो जाकर विदेश की हवा खा रहा है, और यहाँ मेरे सिर पर जो बोझ पड़ा है इसे कौन उतारेगा। माँ, मैं हर महीने तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे यहाँ से बेचता हूँ, फिर भला तुम्हारे सर पर कैसा बोझ? तेरी इस कल्लो बहन को इसके रंग की वजह से कोई ब्याहने को तैयार नहीं है, और अब तो मैं इससे पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। अगर तू वापस नहीं लौटा ना तो मैं इस कल्लो को धक्के मार मार कर इस घर से भगा दूंगी।
अपने बेटे को धमकी देकर सुषमा फोन काट देती है। अनिरुद्ध सोच में पड़ जाता है और वो अपना और अपनी पत्नी मायना की जल्दी से टिकट करवाता है और भारत लौट आता है। अपने बेटे को देखकर सुषमा बहुत खुश होती है। हाय मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लाल, मेरे घर का चिराग, मेरा वंश, अपनी माँ के गले लग जा मेरे बेटे। इस माँ का कलेजा कब से अपने बेटे को अपने कलेजे से लगाने के लिए तड़प रहा था। सुषमा अपने बेटे को गले से लगा लेती है, फिर अपनी अंग्रेजन बहू को देखकर कहती है, अरे वाह, इस बार तो मेरी अंग्रेजन बहू भी आई है। प्यारी पौना मम्मी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बहू, तू बता तू कैसी है? बड़ी कमजोर हो गई है तू। कोई नहीं, अब यहाँ आ गई है ना, अब मैं तुझे देसी घी के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। जहाँ सारा परिवार एक साथ खुशी खुशी बातें कर रहा था, तो वहीं बेचारी कजरी अपने कमरे में पड़े हुए अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी कजरी की अंग्रेजन भाभी मायना उससे मिलने उसके कमरे में आती है। कजरी, ये तुमने अपना रो रो कर क्या हाल बना लिया है? अपनी हालत तो देखो, कैसे बिखर गए हैं। हालात नहीं भाभी, हालत, और बिखर नहीं, बिगड़ गए हैं। मेरी हालत बिगड़ गई है, यही कहना चाहती हैं ना आप? यस कजरी। भाभी सच कहूँ तो इस घर में आपके सिवा मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। आप यहाँ हमेशा नहीं रहती हो ना, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पिछली बार की तरह फिर से मेरे रिश्ते वाले मेरे काले रंग की वजह से मुझे नापसंद करके चले गए। मुझे बहुत बुरा लगा भाभी। ये कहकर कजरी रोने लगती है और उसकी अंग्रेजन भाभी मायना उसे अपने गले से लगा लेती है। अब मैं आ गई हूँ ना, तो डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगी। चलो अब अपने भाई से मिल लो। मायना कजरी को बाहर लेकर आती है, लेकिन अपनी काली बहन को देखते ही उसके भाई का मुंह बन जाता है। फिर मायना अपना सूटकेस खोलती है और उसमें कजरी के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे देती है। ये देख वो बहुत खुश होती है। अब कुछ दिन के लिए वो दोनों वहीं रुकते हैं। ऐसे ही एक दिन मायना कजरी को शॉपिंग पर ले जाती है ताकि उसका मन बहल जाए। सासू मोम, मैं कजरी के साथ मॉल जा रही हूँ कुछ शॉपिंग करने, हमें आने में देर हो जाएगी। मायना कजरी को बड़े मॉल ले जाती है और उसे फैशनेबल और डिजाइनर कपड़े दिलवाती है। लेकिन भाभी ये कपड़े तो बहुत ही छोटे हैं। इतने छोटे कपड़े तो मेरे पड़ोस में रहने वाली छोटी मुन्नी भी नहीं पहनती। ओफो कजरी, इसे शॉर्ट ड्रेस कहते हैं। अब गो एंड वियर इट। कुछ देर बाद कजरी ट्रायल रूम से वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। उस शॉर्ट ड्रेस में वो बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन उस ड्रेस पर उसकी वो गुथी हुई चुटिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद मायना उसे एक बढ़िया से पार्लर में ले जाकर वहाँ उसकी कटिंग करवा देती है। साथ ही उसका फेशियल, ब्लीच और फुल बॉडी वैक्स भी करवा देती है। जिसके बाद कजरी बहुत ही सुंदर लगती है। कजरी, देखो खुद को, यू लुक सो ब्यूटीफुल। कलर रंग से फर्क नहीं पड़ता, हमको तो बस अपनी खूबसूरती को निखारना आना चाहिए। उस दिन मायना की बात सुन कजरी को सब समझ आ जाता है और अब वो खुद को पूरी तरह से बदल लेती है। अब वो अपनी खूबसूरती पर खूब ध्यान देती है। फिर एक रोज मायना और अनिरुद्ध एक पार्टी में जाते हैं, जहां मायना अपने साथ जबरदस्ती कजरी को भी ले जाती है। कजरी अच्छे से तैयार होकर वहां जाती है। उस पार्टी में एक अमीर घर के लड़के मोहित की नजर उस पर जाती है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। मैं इस शहर के बिल्डर का बेटा हूँ और आपकी सांवली सूरत और फैशनेबल स्टाइल देखकर ही मैं आपके ऊपर फिदा हो गया। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। कजरी उसे हाँ कर देती है। 2 दिन बाद मोहित अपने परिवार के साथ कजरी के घर आता है और रिश्ता पक्का करके चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। शादी वाले दिन उसकी भाभी मायना कजरी को बहुत ही अच्छे से तैयार करती है और उसे नजर का टीका लगाते हुए और आंखों में आंसू लिए हुए कहती है, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। एक पराये देश से आई हुई लड़की को कजरी से इतना प्यार करता देखकर उसके परिवार वालों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने कजरी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। वो सभी कजरी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत